नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज भारतीय संविधान के आगाज का समय है, तो हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। ये जो हमने पहले से ही लिख रखी है, अब लिखने का कारण सिर्फ इतना रहा है कि समय आप लोगों का ना खराब हो, इस वजह से हमने जो है नोट कर लिया है। अब इसमें जो मुख्य शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ हम बताएंगे और प्रस्तावना क्या चीज़ है और प्रस्तावना को क्यों शामिल किया जाता है। किसी भी ग्रंथ के पहले आप देखेंगे कि उसकी प्रस्तावना के विषय में लिखा जाता है, प्रस्तावना होती क्या है। तो प्रस्तावना मुख्य रूप से किसी भी ग्रंथ की या किसी भी विषय के बारे में एक संक्षिप्त परिचय होता है कि उसकी प्रकृति क्या है, उसका जो स्वरूप क्या है, उसमें क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, इसका एक शॉर्टकट कह लीजिए कि प्रस्तावना होती है। तो प्रस्तावना में जो है जो शब्द दिए गए हैं, जो प्राविधान किए गए हैं भारतीय संविधान में, उसके बारे में शब्दों के माध्यम से उसको डिफाइन किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, ये प्रस्तावना से झलकती है। तो हम प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना को याद होना जरूरी है। आप लोग भी कोशिश ये करिएगा कि याद हो जाए। जैसे सबसे पहले आता है हम भारत के लोग। क्या आता है? हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता के विषय में। यानी जो कहा गया है कि भारत का संविधान जो है वो भारत की जनता यानी भारत के लोगों द्वारा तैयार किया जाएगा, उसको यहाँ पर कहा गया है कि हम भारत के लोग यानी भारत की जनता भारत को एक, यानी हम भारत को क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम भारत को क्या बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है कि भारत अपने आप में अंतः और बाह्य मामले में जो है क्या होगा, इसको एक शब्द और इसमें प्रयोग कर सकते हैं, संप्रभुता संपन्न। तो संप्रभुता संपन्न जो होगा या संप्रभुता जो होगी वो भारत की क्या होगी कि हम अंतः और बाह्य मामलों में किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे। यानी हम जो है वो सशक्त हैं अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को निपटाने के लिए और आंतरिक और बाह्य मामलों में। और संप्रभुता का एक अर्थ होता है कि संप्रभुता जो है वो आखिरी रूप से भारत की जनता में निहित है। यानी भारत में जो संप्रभु है वो जनता है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है वो जनता है, यानी जनता के अंतर्गत ही संप्रभुता है। यानी जनता जिसको चाहेगी उसको भारत का जो है राष्ट्राध्यक्ष चुनेगी। समाजवादी, समाजवादी शब्द का यहाँ पर जो है जो डिफाइन किया गया है, वो समाजवादी जो शब्द लिया गया है वो भारतीय संविधान में समाजवाद ना तो पूर्णतः अपनाया गया है और ना ही पूर्णतः नकारा गया है। तो नेहरू की अवधारणा के अनुसार जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, नेहरू के अवधारणा के अनुसार जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, उस समाजवाद को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है कि जो भी प्रावधान है, जो भी चीजें हैं, उसमें आवश्यकता के अनुसार जिसको जितना आवश्यक है उतना उसको मिलना चाहिए। यानी धन का जो है संकेंद्रण ना होने पाए, ये जो है। तो हमारा जो है जो भारतीय संविधान में अर्थव्यवस्था की बात है, अर्थव्यवस्था वो मिश्रित तरीके की ली गई है, उसी पर आधारित है समाजवाद। समाजवाद भी जो है वो मिश्रित समाजवाद है, वो कोई एक जो है सिर्फ समाजवाद नहीं है। जिस तरह का समाजवाद होता है, समाजवाद का अर्थ स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो ये होता है कि सबको समान बना देना, यानी सबको समान, यानी आवश्यकता अनुसार जिसको जितनी आवश्यकता है वो उतना ले। तो लेकिन ऐसा संभव नहीं, इसी वजह से जो क्या हुआ कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो है अर्थ यहाँ पर नेहरू द्वारा डिफाइन किया गया, उसी लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरा है, अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जो है वो पंथ निरपेक्ष शब्द का तात्पर्य यहाँ पर किसी धर्म से नहीं। अब यहाँ पर पंथ शब्द का प्रयोग करने का तात्पर्य इतना है कि भारत में धर्म बहुल देश है, भारत में बहुत सारे धर्म हैं, उन धर्मों के बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से पंथ हैं। जैसे नाथ पंथ जो है, अन्य वैष्णव समुदाय, शैव समुदाय, और मुसलमानों भी सोहरावर्दी और ये नक्शबंदी दुनिया भर के हैं। तो उसमें जो पंथ शब्द का प्रयोग करने का इसका तात्पर्य ये था कि पंथ जो है वो किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, वो सभी धर्मों के जो विभिन्न शाखाएं हैं उनसे भी संबंधित है। तो यहाँ पंथ निरपेक्ष का अगर एक शब्द में डिफाइन किया जाए
तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये पंथ निरपेक्ष यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान प्रशय देगा और सभी धर्मों को संरक्षण के लिए समान कार्य करेगा। ये धर्मनिरपेक्ष का, यहाँ पंथ निरपेक्ष का जो अर्थ होगा ये होगा। और उसके बाद फिर यहाँ आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मकता का अर्थ है कि लोकतंत्रात्मक जो होगा, लोकतंत्रात्मक राज्य, इसमें जनता संप्रभु है, जनता जो है वो प्रमुख है। लोकतंत्र में जनता प्रमुख है, यानी जो भी राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो क्या होगा, चुना जाएगा। यानी जो चुनाव के द्वारा, यानी बहुमत के द्वारा, कह सकते हैं कि जैसे लोकतंत्र का अर्थ होता है कि अगर कोई चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव में बहुमत सिद्ध करना, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का उसके पक्ष में होना, ये लोकतंत्र की एक पहचान है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि किसी को बहुमत के द्वारा जो है वो सत्ता हस्तांतरित करना या सत्ता देना, वो लोकतंत्र का जो है एक विशेषता है। अब गणराज्य, गणराज्य अगला शब्द आता है। गणराज्य का क्या तात्पर्य है? गणराज्य का अर्थ होता है कि किसी भी देश में जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्राध्यक्ष यानी किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो निर्वाचित होगा। निर्वाचित होगा किसके द्वारा? जनता के द्वारा। जो किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। क्या गणराज्य का तात्पर्य है कि राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा, वो जनता द्वारा निर्वाचित होगा, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, अपने यहाँ का राष्ट्रपति। तो बाकी ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में जो है वो गणराज्य नहीं है, उसको गणराज्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष यानी राजा जो है वो क्या है, निर्वाचित नहीं है, वो वंशानुगत से आता है। यानी जो उसकी वंश परंपरा में पैदा होगा वो ब्रिटेन का राजा होगा, यानी ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष होगा, क्राउन होगा, जिसको क्राउन कहा जाता है। तो और आगे आता है कि गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में, समस्त नागरिकों की बात की गई है, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान में न्याय की जो बात की गई है प्रस्तावना में, वो प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय समाज के स्तर पर, आर्थिक न्याय अर्थ यानी अर्थव्यवस्था के स्तर पर, और राजनीतिक न्याय यानी राजनीतिक रूप से जो न्याय मिलेगा। इन 3 प्रकार के न्यायों की व्यवस्था प्रस्तावना में की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब उसमें आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। जो भी विचार हैं वो स्वतंत्र है आप देने के लिए। जो अभिव्यक्तियां हैं यानी कुछ बोलना चाहते हैं किसी के विषय में या कोई चीजें आप बताना चाहते हैं, वो उसके लिए भी स्वतंत्र है। विश्वास, किस पर विश्वास किया जाए, क्या किया जाए, क्या न किया जाए, उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई भी आप धर्म अपना सकते हैं, इसके लिए भी बाध्यता नहीं। उपासना यानी किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय की जो भी उपासना करना, किसी भी देवी देवता की उपासना करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, इसके लिए क्या है, आप स्वतंत्र हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी जो भी अवसर होंगे उसके लिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किए जाएंगे। जैसे नौकरी पेशा से संबंधित है या बिजनेस से संबंधित है, या भी जो भी अवसर आपको मिलेंगे, जो आपको काम करने के अवसर या फिर जो है कह सकते हैं कि जीविका के लिए अवसर होंगे, और आपकी प्रतिष्ठा यानी जो आपके जो क्या कह सकते हैं कि अपने जो मान सम्मान है, उस मान सम्मान का जो है उसमें सभी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी का एक प्रकार का समान मान सम्मान होगा। और अवसर यानी जो अवसर आपको दिए जाएंगे नौकरी पेशा के लिए, जो भी अभिवृद्धि के लिए, वो अभिवृद्धि के अवसर क्या होंगे, वो समान प्राप्त होंगे सभी को करने के लिए, समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, ये 2 चीजें जो है, व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करे, ये 4 चीजें, और राष्ट्र की एकता यानी राष्ट्र में जो है वो एक दूसरे में एकता की भावना, भाईचारे की भावना बनाए रखे, और अखंडता, एक दूसरे से जो है अलग ना हो। राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की अखंडता किसमें है कि राष्ट्र की जनता अगर एक है तो अखंडता शब्द जो है वो कोई मायने नहीं रखता, अखंडता कहीं आ ही नहीं सकती है।
यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी अखंडता कह सकते हैं कि जैसे राज्य को तोड़ने की जो एक प्रकृति दिखाई देती है, कि राज्य को बांटने की प्रकृति दिखाई देती है, वो चीज अखंडता के अंतर्गत आती है। कि ये भी जो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता निश्चित करने के लिए ये चीजें राज्य जो है निश्चित कराएगा, करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। इसमें जो है एक दूसरे में ये सारी चीजें व्यक्ति में स्थापित करने के लिए क्या करेगा, बंधुता, एक दूसरे में क्या करेगा, एक दूसरे में भाईचारे की भावना को बढ़ाएगा। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 कल 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, ये 3 शब्द हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। अंगीकृत करना यानी स्वीकार करना, अधिनियमित करना यानी उसको एक अधिनियम के रूप में लिपिबद्ध करना या अधिनियम के रूप में उसको संरक्षित करना, तथा आत्मर्पित करना यानी अपने ऊपर लागू करना। यानी भारत की जनता, जब भारत की जनता इस संविधान का निर्माण कर रही है तो जनता किसके लिए संविधान का निर्माण कर रही है, स्वयं अपने लिए। तो इसमें आत्मार्पित शब्द का प्रयोग किया गया है कि इसका जो है जो प्रभाव होगा, जो भी इसका जो है प्राविधान होगा वो मैं अपने ऊपर लागू करता हूं, यानी स्वयं जनता, यानी हम भारत के लोग, यानी स्वयं जनता के ऊपर लागू होता है। इसलिए आत्मार्पित शब्द का प्रयोग किया गया है। और अधिनियमित, अंगीकृत, स्वीकार करना, अधिनियमित करना और आत्मार्पित करना, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अब इसमें जो प्रस्तावना को लेकर के विवाद उत्पन्न हुए हैं, तो प्रस्तावना के लेकर के जो पहला विवाद आया था, जैसे प्रस्तावना जो संविधान का अंग है कि नहीं है, संविधान में इसका जो है परिवर्तन, इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो इसको लेकर के जब पहली बार इसमें विवाद आया है वो बेरूवारीवाद 1960 के अंतर्गत आया है। इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहला विवाद प्रस्तावना को लेकर के, प्रस्तावना को लेकर पहला विवाद बेरूवारी वाद में आया था 1960 में। अब इस बेरूवारीवाद में क्या कहा गया कि बेरूवारीवाद में कहा गया कि संविधान प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। यानी जो प्रस्तावना को कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, ऐसा कहाँ कहा गया, बेरूवारीवाद 1960 में जो है पहली बार इसका विवाद उत्पन्न होता है। इसमें कहा गया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध है, यानी जो अस्पष्ट भाषा है, उसको क्या कहा गया, वहां उद्देशिका जो है संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए तथा संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना क्या है, एक प्रकार की क्या है, पूंजी है। इसमें इस वाद में कहा गया कि जहां भी इस संविधान में भाषा की अस्पष्टता है, यानी जो प्राविधान इसमें नहीं समझ में आता है, उसमें क्या है कि प्रस्तावना जो है उसकी क्या है, उसको जानने के लिए एक पूंजी की तरह है। यानी प्रस्तावना को जो है क्या कहा गया, इस संविधान की पूंजी कहा गया। यहाँ पर प्रस्तावना को संविधान की पूंजी कहा गया, संविधान की पूंजी कहा गया। इसमें किसमें कहा गया, ये बेरूवारीवाद में ही ये सारी चीजें स्पष्ट होकर के आई हैं, संविधान की पूंजी कहा गया है। लेकिन इसमें हम बात करेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो है वो प्रस्तावना को संविधान की पूंजी आत्मा नहीं माना है, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान की क्या है, आत्मा है। तो अब दूसरा वाद इसमें जो आता है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का आता है कि प्रस्तावना जो है वो किस प्रकार से संविधान से अलग, संविधान का अंग नहीं है या संविधान से अलग है।
तो उसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि केशवानंद भारती वाला वाद क्या था। केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस वाद में, ये 1973 का वाद है। इस वाद में क्या कहा गया कि इस वाद में कहा गया कि जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। इसके साथ ही इसमें क्या कहा गया कि मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई। इसमें ये कहा गया कि मूलभूत ढांचा जो है वो क्या है कि मूलभूत ढांचा संविधान के अंतर्गत आएगा। संविधान का मूलभूत ढांचा जो है वो इसमें जो क्या नाम के डिफाइन किया गया, वो मूलभूत ढांचे को डिफाइन किया गया। और मूलभूत ढांचे में वो ज्यादा कुछ उच्चतम न्यायालय ने नहीं बताया, लेकिन उसमें ये जरूर कहा है कि समय समय पर उच्चतम न्यायालय मूलभूत ढांचे के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे संविधान के अंग, वो सारी चीजें बताई है। इसमें जो संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। और इसमें एक चीज और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य प्रावधानों का है। ये प्रस्तावना के बारे में कहा गया। और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसमें जो संशोधन, बेरुबारीवाद में जो संशोधन की बात की गई थी, तो इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अपने पूर्व निर्णय को ही उच्चतम न्यायालय ने पलटते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मैटर में प्रावधान किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और इसमें एक शर्त यह जोड़ दी गई कि बशर्ते मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसमें मूलभूत ढांचे की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई, और मूलभूत ढांचे को जो है, तो इसमें इसको बहुत ज्यादा डिफाइन तो नहीं किया गया, लेकिन मूलभूत ढांचे को यहाँ पर 1973 के मैटर में बताया गया। और मूलभूत ढांचे की अवधारणा जो है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित है। इसमें मूलभूत ढांचे को समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने डिफाइन भी किया है और ये बताया कि संविधान के किसी भी भाग में, यानी चाहे वो प्रस्तावना ही क्यों ना हो, उसका भी जो है क्या नाम के संशोधन उसमें भी किया जा सकता है। तो इसी के आधार पर 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तथा अखंडता। ये 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए।
उस संशोधन के बाद 42वें संशोधन में जो है 1976 में जो किया गया, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए केशवानंद भारतीवाद के बाद। और केशवानंद भारतीवाद में एक चीज और कहा गया कि संविधान के निर्वचन के लिए, यानी संविधान की व्याख्या के लिए जो उद्देशिका का जो है वो बहुत बड़ा महत्व है, यानी प्रस्तावना का जो है वो बहुत बड़ा महत्व है। यानी कहीं से भी अगर जो है उद्देशिका में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें अगर संविधान के निर्वचन के संबंध में यानी व्याख्या के संबंध में कुछ बातें ऐसी रुकती हैं जिसके माध्यम से जो प्रस्तावना के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, तो प्रस्तावना में जो है उसकी व्याख्या हुई है, जिसमें देख करके ये व्याख्या की जा सकती है। और उद्देशिका को कहा गया, इसको प्रस्तावना को कहा गया कि यह न्याय योग्य नहीं, यह न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना को कहा गया कि ये न्याय योग्य नहीं है। इसी बात में कहा गया न्याय योग्य नहीं होने का मतलब है कि प्रस्तावना में जो प्रावधान किए गए हैं उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति या सरकार से न्याय की मांग नहीं कर सकता कि प्रस्तावना में ऐसा तो कहा गया है, इसके आधार पर हमको न्याय चाहिए, ऐसा वो नहीं कहा जा सकता। और ना ही इसके आधार पर कोई निर्णय लिए जा सकते हैं। और ना ही कोई निर्णय लिए जा सकते हैं। तो इसके आधार, प्रस्तावना के आधार पर ना ही कोई निर्णय लिया जा सकता है और ना ही कोई न्याय किया जा सकता है। लेकिन प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, प्रस्तावना के हर जो है पार्ट में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे को ध्यान में रखते हुए। तो प्रस्तावना के विषय में सारी चीजें थी। और प्रस्तावना में एक दो चीजें और हैं, जैसे कि अभी हम थोड़ा सा इसको भी डिफाइन कर देते हैं ताकि इसमें कुछ छूटे नहीं आप लोगों का। चलो ये थोड़ा सा गंदा हो गया, फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। प्रस्तावना में जो शब्द हैं वो किस तरह के हैं, उसकी प्रकृति क्या है, वो सारी चीजें हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। जैसे भारतीय संविधान में प्रस्तावना इसके अंतर्गत क्या है, इसमें जो है एक है, जैसे कह सकते हैं कि सत्ता का स्रोत, यहाँ पर सत्ता का स्रोत जो है वो स्वयं जनता है। यानी जैसे प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग, ये क्या है, ये हम भारत के लोग का अर्थ क्या है, यानी अर्थात जनता। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही जनार्दन होती है। सत्ता के स्रोत की बात करेंगे तो वो भारत की जनता में निहित है, यानी हम भारत के लोगों में निहित है। तो उसके बाद आता है राज्य का स्वरूप कैसा है। तो सत्ता के स्रोत के बाद राज्य का स्वरूप क्या होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो है ये क्या होगा, राज्य का स्वरूप होगा। राज्य का स्वरूप कैसा होगा, वो लोकतंत्रात्मक होगा, वो पंथ निरपेक्ष होगा, वो गणराज्य के स्वरूप में होगा, वो समाजवादी होगा, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। और शासन व्यवस्था की बात करेंगे
तो शासन व्यवस्था में जो है, शासन व्यवस्था में न्याय की बात करेंगे सबसे पहले। तो इसमें शासन व्यवस्था कैसी होगी, शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो इसमें जो शासन व्यवस्था होगी वो पहले न्याय की होगी। न्याय कैसा होगा, यहाँ पर न्याय न्याय किस प्रकार का होगा, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था होगी। न्याय में अगर हम बात करेंगे तो दूसरा आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, इसमें क्या होगा, स्वतंत्रता यानी न्याय शासन व्यवस्था होगी, क्या होगी, वो लोगों को स्वतंत्र रखेगी, यानी स्वतंत्र होगी। समता, यानी समता यानी समानता, जो भी कह लीजिए, दोनों एक ही शब्द है, लेकिन संवैधानिक रूप से समता कहना ज्यादा होगा। समता क्या होगी, समता कैसे होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा और एवं अवसर की, ये क्या होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। स्वतंत्रता में जो है बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, आगे भी पढ़ाएंगे तो लिखाएंगे इन सब चीजों के बारे में। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, इसके साथ भी न्याय किया जाएगा और व्यक्ति की गरिमा को जो है शासन व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाएगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता, इसके साथ समझौता नहीं किया जाएगा शासन व्यवस्था के अंतर्गत। यदि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर किसी प्रकार की आंच आती है तो राज्य की शासन व्यवस्था उस अराजक तत्व को ध्वस्त करने में तनिक भी देर नहीं करेगी। और अधिनियम जो बनेगा, इसका जो अधिनियमन किया जाएगा उसमें क्या क्या है, उसके बाद क्या करेंगे, अधिनियम, अधिनियम, अधिनियमन, अधिनियमन जो होगा वो क्या होगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। अंगीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित और अगला क्या होगा, आत्मार्पित, आत्मार्पित, ये सारी चीजें होंगी। ये क्या होगा कि प्रस्तावना में जो है सत्ता का स्रोत जो होगा वो स्वयं जनता होगी, सत्ता का स्रोत, और जनता ही जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जनार्दन होती है। अगला होगा राज्य का स्वरूप कैसा होगा, तो राज्य का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक तथा गणराज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। शासन व्यवस्था में क्या होगा कि न्याय की बात करेगा तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेगा, स्वतंत्रता की बात करेगा, समता की बात करेगा, प्रतिष्ठा और अवसर की, व्यक्ति की गरिमा की बात करेगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करेगा शासन व्यवस्था के अंतर्गत। और अधिनियमन के अंतर्गत अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यानी जो भी हम कानून बनाएंगे उसको अंगीकार करेंगे, अधिनियमित करेंगे और अपने ऊपर, खुद के ऊपर लागू करेंगे। ऐसी व्यवस्था प्रस्तावना के अंतर्गत ये सारे चीजें डिफाइन होके आती हैं। तो प्रस्तावना आज समाप्त हुई और प्रस्तावना के बाद अगला जो होगा वो अगली क्लास में होगा। तो अगले क्लास में जो है हम अनुच्छेद शुरू करेंगे, यानी भारतीय संविधान के जो शुरुआती आगाज है राज्य क्षेत्र के विषय में, उसके विषय में चर्चा करेंगे। इसमें जो भी छूटा होगा हम आगे भी बताएंगे, कुछ छूटा होगा या जो भी नए हमको मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जाएं, ताकि संविधान के विषय में अगर टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत, नेट जेआरएफ के अंतर्गत आपको कुछ भी चीज़ें आती हैं तो हमारे नोट से वो बाहर ना हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।